हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एकेएस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेएस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में टीपीए का सेक्शन 36 37 कवर करने वाले हैं, क्योंकि टीपीए का जो लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट अ सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर आई एम हेयर टू explain the basic language, and especially the law student or the judiciary student are not going to cover section 36 37 38, especially not, they are not looking here, but the question basically ask from this point only। तो जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं, इसीलिए मैं इसको अपने लिए पढ़ रही थी। मुझे लगा आपको भी पढ़ा देना चाहिए। मैं समझ रही थी तो मैंने आपको समझाने के लिए सोचा। चलिए समझ लेते हैं। सो सेक्शन 36 जो है ये बोलता है अपॉर्ट्समेंट के बारे में, जिसका सिंपल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है मीनिंग, मतलब बंटवारा, डिवीज़न करना प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन, कभी भी किसी भी सेक्शन को पढ़ने से पहले उसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेना चाहिए जो आपकी लैंग्वेज में है, एंड दैट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड। सो सेक्शन को पढ़ने से पहले हम इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे और हमारे ईजी टू अंडरस्टैंड है उसके बेसिस पे। मुझे तो ये आता है, बट आई थिंक अगर मैं इलस्ट्रेशन पढ़ दूँगी तो ये आपको ये पॉइंट्स के एक एक पॉइंट समझ में आ जाएंगे। लेट्स रीड। इसका इलस्ट्रेशन बोलता है, और स्पेशली एग्जाम में इलस्ट्रेशन ही पूछे जाते हैं। ए ने सेल किया बी को, सी को और डी को एक हाउस जो विलेज में है। ए ने इन तीनों को एक घर बेचा और वो कहाँ पे है? गांव में है। अब और वो घर ऐसा है जिसमें ऑलरेडी किराएदार है। ई जो है ए का ही किराएदार था, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया है। अब वो बी और सी और डी के साथ डी का भी हो गया है, ठीक है। और हर महीना वो ए को यहाँ पे लिखा है एनुअली, हर साल वो 30 रुपये, उस टाइम के अकॉर्डिंग होगा, 30 रुपये पे करता था, और साथ में एक फैट शिप भी देता था। ई जो है किराएदार है, वो ए को ये सब चीज़ें करता था। अब जो प्रॉपर्टी बेच दिया गया है बी और सी और डी को, तो अब क्या होगा, वही ये पूरा सेक्शन बात करता है। कैसे शेयरिंग होगी? बी जो है यहाँ पे, अब इसके अंदर एक चीज़ और है, कुछ बातें और हैं, जैसे कि बी जो है जब उस प्रॉपर्टी को ले रहा था, परचेस मनी जो थी, बी और सी और डी जब ले रहे थे, उसमें बी ने कितना पे किया, सी ने कितना पे किया, डी ने कितना परचेस मनी दिया, उसके बारे में बताया गया है। बी जो है पूरा हाफ अमाउंट दिया था, 30 का हाफ दिया था। 30 का हाफ मतलब जितना भी उसका अमाउंट होगा उसका। और सी और डी जो है उन्होंने क्वार्टर दिया था। तो अब ये माना जाएगा, और ई को पता है सारी बात, तो अब ई क्या करेगा, 15 रुपये बी को देगा क्योंकि उसने हाफ ऑफ मनी दिया था, और सी और डी को 7.5 रुपये देगा। साथ में अब इसके पैसे की तो बात हो गई। व्हाट अबाउट द शीप? शीप का ये है कि सारे मिलके इकट्ठा लेंगे, उसे जॉइंटली लेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग तीनों मिल के बाँटेंगे आपस में, मतलब काटेंगे तो है नहीं, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें कोई फिक्स नहीं रहेगा शेयरिंग, वो बेनिफिट सभी उसका यूज़ करेंगे। ये आपने पढ़ लिया। इसमें हमने सिंपल से क्या करा, बंटवारा सीखा हमने। बी में क्या बोला है, इन द सेम केस ईच हाउस इन द विलेज बीइंग बाउंड टू प्रोवाइड 10 day labor each year on a dike to prevent the inundation, he had agreed as a term of his lease। अब उस पर कुछ कंडीशन दिया जा रहा है उस घर पे, ये उस कंडीशन को एग्री करता है, मानता है। ये बहुत पहले मैंने लिखा था, उसको मत पढ़ना। टू परफॉर्म हिज वर्क ए, जब ए था उस टाइम ई जो है ए के लिए कुछ काम करता था, 10 दिन का काम करता था, 10 दिन घर में रह के कोई भी काम जो था, एक कोई कंडीशन थी जिसको वो फुलफिल करता था। अब जो प्रॉपर्टी को शेयर कर दिया गया है, मतलब सेल कर दिया गया है, तो बी और सी और डी कैसे ई के साथ करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे? तो यहाँ पे ई जो है परफॉर्म करेगा 10 डेज, सिर्फ 10 दिन। अगर वो पहले भी 10 दिन था, आज भी वो 10 दिन ही रहेगा, ठीक है। 10 day वर्क ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ हिज हाउस ऑफ ईच। ए इज़ नॉट बाउंड टू डू मोर देन 10 day
वर्क इन ऑल, पूरा मिला के वो 10 दिन ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ही साथ भी ऐसे ही करता था। सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन बी एंड सी एंड डी में ज्वाइंट इन विल गिविंग, और आपस में वो लोग जैसे भी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ये आपने पढ़ लिया, ये हमारा इलस्ट्रेशन था जिसमें हमने डिवीज़न पढ़ा। इसके बेसिस पे हम इसका जो मेन प्रोविज़न है उसको रीड करेंगे। बंटवारा करना है पीरियोडिकली पेमेंट में, जो हर टाइम टू टाइम जो अमाउंट आ रहा है उसमें किसका इंटरेस्ट होगा, उसका बंटवारा करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अपॉर्चमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल, बी एन सी एन डी जो एंटाइटल है उनका इंटरेस्ट कैसे डिवाइड होगा वो बताया गया है। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल लोकल यूसेज टू कॉन्ट्ररी, जहाँ पे ये वर्ड लिखे रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन नहीं हमें पता है, तो ऑल द रेंट एंड यूनिटी एंड एन्युटीज एंड पेंशंस डिविजन्स एंड अदर पीरियोडिकल पेमेंट, किसी भी टाइप का पेमेंट हो इन द नेचर ऑफ इनकम, जो पैसे के फॉर्म में हो, अपॉन द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल टू रिसीव, जब वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सच पेमेंट डीम टू बी बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी टू एक्रू ड्यू फ्रॉम डे टू डे, जिस दिन से ट्रांसफ़र किया गया है उसी दिन से उसके पास आ जाएगा सारे टर्म्स कंडीशन राइट एवरीथिंग, एंड टू बी अपॉर्चनेबल अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग अपना आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बट टू पे ऑन दी डे अपॉइंटमेंट फॉर द पेमेंट दे रहा हूँ उसी दिन से। नाउ 37 में अगर हम आ जाएँ तो अब इलस्ट्रेशन पढ़ने के बाद हमें ईजिली समझ में आ रहा है, क्योंकि वो हमारे लैंग्वेज में था और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होता है तो हम उसको कवर कर लेते हैं उसी के साथ। अपॉर्चमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द सिवरेंस, अब बहुत सारे लोग हैं तो कैसे करेंगे। अगर उसमें कोई बेनिफिट है, किसी चीज़ प्रकार का बेनिफिट है, जैसे कि हमारा शिप था इसमें, उसके बारे में बात किया गया, पैसे के बारे में बात यहाँ किया गया है, और जो उसमें एक शिप थी उसके बारे में बात किया गया, वो बेनिफिट के बारे में बात किया गया यहाँ पे। When in consequence of transfer, property is divided and held in several share, and thereupon benefit of any obligation related to the property as a whole passes from one owner to the several owner of the property। मतलब A ने B को दे दिया है, C को दे दिया है, D को दे दिया है, कोई प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए, मतलब कोई प्रॉपर्टी दे दिया, उस पर डिवीज़न है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा। द corresponding duty shall in absence of contract contrary to among, राइट्स तो क्रिएट हो गए हैं, अब ड्यूटी भी अगर कोई परफॉर्मेंस का है उसके अंदर, तो सारे ऑनर्स जो हैं ईच और एवरी वन आपस में डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। जैसे कि ई का जो 10 डेज़ का वर्क था उसके बारे में, उस पॉइंट के बारे में यहाँ बात किया गया है, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट द ड्यूटी कैन बी सेवर्ड एंड दैट द सेवरेंस डज नॉट सब्सटेंशियली इंक्रीज द बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन, सिर्फ 10 मतलब 10 ही दिन, उससे ज़्यादा ना ऑब्लिगेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कुछ भी नहीं होगा। बट इफ़ द ड्यूटी कैन नॉट बी सीवर्ड, अगर उसको सीवर्ड नहीं कर सकते, और इफ़ द सिवरेंस वुड सब्सटेंशियली इंक्रीज द बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी सेल परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ वन ऑफ द सिवरल ऑनर एज दे जॉइंटली डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो जो इनकी ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिसमें लगता है कि यहाँ हमें आज 10 के 20 दिन करवाना है, कोई वर्क करना है, कराना है, जो भी है, तो उसमें इक्वली डिवाइड कर लेंगे। कोई ऐसा नहीं, कोई उसमें फाइटिंग नहीं होगी कि मेरा शेयर तेरा शेयर, इसमें कुछ भी नहीं होगा, बेनिफिट हमेशा इक्वली में शेयर होगा। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन ऑन होम द बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन लाइज आंसरेबल टू द फेलियर ऑफ डिस्चार्ज इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन अनलेस द अंटिल ही हैड रीजनेबल टू नोटिस द सेवरेंस। सो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें प्रोवाइडेड भी दिया है कि प्रोवाइडेड नो पर्सन ऑन होम द बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन लाइज सेल बी आंसरेबल फॉर द फेलियर टू डिस्चार्ज इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। आप इस बेरेट को रीड कर लेना है, इसका यही सिंपल मीनिंग लिखा हुआ है कि उस चीज़ का कोई आंसरेबल नहीं होगा, किसी बात का आंसरेबल नहीं होगा अगर उसको कोई नोटिस नहीं दिया है, उसको कोई बताया नहीं है, इन्फॉर्म नहीं किया है इस टाइप के शेयर्स का, मतलब किसको किसको शेयर करना है, उसे नहीं अगर नॉलेज है कि इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को दिया गया है उसमें कई ऑनर्स हैं। ए ने अगर ई को नहीं इन्फॉर्म किया कि ये प्रॉपर्टी जो है मैंने बी और सी और डी को भी दिया है, तीनों को मिलकर दिया है, तो ही इज़ नॉट, ही ई जो है वो ऑन फेल्योर पे लायबल नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
इसको पता लगाने के लिए सेक्शन 37 और 36 को इन कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये हमेशा किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे होता है और किसी पर्टिकुलर बेनिफिट पे होता है, लाइक प्रॉपर्टी एंड ऑल पे। ठीक है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन एक पॉइंट था। सो गाइस ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद 38 अलग पार्ट में आता है, अपॉर्चमेंट नहीं होता। क्वेश्चन आता है अपॉर्चमेंट में कौन कौन सेक्शंस कवर करते हैं, 36 37 कवर करते हैं। आगे हम 37 के बाद 38 39 पढ़ेंगे, ये सब अलग हैं, तो इसको भी हम रीड करने ज़रूरी है। हम मोस्टली जुडिशरी एस्पिरेंट 35 पढ़ लेते हैं, 41 पढ़ लेते हैं, बट कभी भी हम 36 37 इन सबको नहीं पढ़ते और क्वेश्चन यहीं से आते हैं और यहाँ के इलस्ट्रेशंस ही आते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो डू कमेंट आई विल डेफिनेटली try to solve or explain you. Thanks.